वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग राजपूत वंशों के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात पूर्व मध्यकाल का इतिहास जो कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और उस इतिहास के अंतर्गत हम लोग चालुक्य वंशों को पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे प्राचीन जो चालुक्य वंश था वह था बादामी या बतापी का चालुक्य, जो कि कर्नाटक के बीजापुर का इलाका में पड़ता था। और यह मूल शाखा थी जिसकी 543 से 753 ईस्वी तक शासन हुई। तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। उसके बाद बेली के चालुक्य 624 से 1189, जिसे पूर्वी शाखा कहते हैं, वह आंध्र प्रदेश के इलाकों में था। तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा और यह पूर्व मध्यकाल का एक हिस्सा है। तो इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया। और अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कल्याणी के चालुक्य, जो कि राजपूत काल का एक हिस्सा है, पूर्व मध्यकाल का हिस्सा है, जो 973 ईस्वी से लेकर 1189 ईस्वी तक रहता है। और यह बादामी के चालुक्यों के ही वंशज होते हैं। इसे पश्चिमी शाखा कहा जाता है। और यह जो इसका मुख्य क्षेत्र था वह बसव कल्याण, जिसे मान्य खेत कहते हैं, याद रखेंगे। बसव कल्याण को क्या कहते हैं? तो मान्य खेत, और यही उसकी राजधानी थी। याद रखेंगे कि इनकी राजधानी क्या थी? तो मान्य खेत थी, बसव कल्याण, जिसे उस समय क्या कहा जाता था? बसव कल्याण और मान्यखेत। वर्तमान में इसे मानखेड़, जो कि कर्नाटक के इलाके में पड़ता है। तो इसी के बारे में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कल्याणी के चालुक्य, जिसे पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं, जो कि पश्चिमी शाखा में पड़ता है। यह जो पूरा इलाका है, भारत का, यह गुजरात का तट है। और जो इलाका है यहाँ भारत के पश्चिम में, ये सभी कल्याणी के चालुक्यों का इलाका है। यहाँ पे पूरा इलाका कल्याणी के चालुक्यों का, क्योंकि यहीं पे मान्य खेत था, पहले राष्ट्रकूट वंशों का शासन था। तो उसी को पदस्थापित करके इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, याद रखेंगे। तो यह तीसरा चालुक्य वंश है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश 973 ईस्वी से 1189 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसे पश्चिमी शाखा भी कहते हैं। ये बादामी के चालुक्यों के वंशज थे। ये कल्याणी जो है, यह मान्यखेत या बसव कल्याण, यही इनका इलाका था कर्नाटक के क्षेत्र में। तो चलिए, कल्याणी के चालुक्य वंश पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी प्रसिद्ध, क्योंकि यह पश्चिमी शाखा थी, पश्चिम की ओर इनका साम्राज्य था। तो इसे पश्चिम चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। 216 वर्ष शासन, इनका शासन रहा कुल 216 वर्षों तक, याद रखेंगे। 973 से 1189 ईस्वी, कुल 216 वर्ष शासन किया। राष्ट्रकूट वंशज के पतन के बाद उसी के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय। तो राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद इसी के स्थान पर इस कल्याणी के चालुक्य का उदय हुआ। याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद उसी के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय हुआ। इनका मूल स्थान कन्नड़ प्रदेश, वर्तमान केरल एवं कर्नाटक के बीजापुर का समीपवर्ती क्षेत्र। तो इनका जो मूल स्थान था वह कन्नड़ प्रदेश था, अर्थात वर्तमान केरल एवं कर्नाटक के बीजापुर का समीपवर्ती प्रदेश वही इलाका था जहां पे राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्यों पर कब्जा किया था और उसकी मान्यखेत को राजधानी बनाई थी। तो उसी के इलाके में इन्होंने भी अपना शासन स्थापित किया, याद रखेंगे। इनका राजकीय चिन्ह, यह पिछले वीडियो में भी हमने बताया है
कि पूरे चालुक्य वंश के जितने सारे थे, चाहे बतामी हो, बादामी हो, बेगी हो या फिर कल्याणी हो, इन सभी का राजकीय चिन्ह वराह अर्थात सुअर, विष्णु का अवतार, जो विष्णु का सुअर अवतार था जिसे वराह अवतार कहते थे, तो वही इसका राजकीय चिन्ह था। तो राजकीय चिन्ह क्या था? वराह का अवतार, विष्णु जी का वराह का अवतार अर्थात सुअर के वेश में, जिस पर इस वेश में अपने सूंड पर उन्होंने पूरे पृथ्वी को उठाया था। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी, जिसे वर्तमान में मान्यखेड़ भी कहते हैं, वह बसव कल्याण भी कहा जाता है, बसव कल्याण, याद रखेंगे। तो राजधानी, पहले प्रारंभिक राजधानी बनी मान्यखेड़, ये तैलप द्वितीय ने बनाया। बाद में इसकी राजधानी बनी कल्याणी, जिसे कल्याणपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्याणपुर। यह हैदराबाद के इलाके में पड़ता है। याद रखेंगे कि प्रारंभिक राजधानी इसकी मान्यखेड़ थी, जिसे तैलप द्वितीय ने बनाया, और बाद में इसकी राजधानी हो गई कल्याणी, जिसे किसने बनाया? तो सोमेश्वर प्रथम ने, सोमेश्वर प्रथम ने, याद रखेंगे, सोमेश्वर प्रथम के द्वारा। तो सबसे पहली राजधानी बनी इसकी मान्यखेड़ अर्थात मान्यखेड़, जो कि बसव कल्याण भी कहा जाता है, कर्नाटक के इलाके में है। जो मान्यखेड़ राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, वही राजधानी कल्याणी के चालुक्यों को ही बनी। लेकिन बाद में यह मान्यखेड़ इस चालुक्य वंश के संस्थापक, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में सोमेश्वर प्रथम के द्वारा इसकी राजधानी कल्याणी या कल्याणपुर कर दी गई, जो हैदराबाद के इलाके में पड़ता है, और यही इसकी अंत तक राजधानी रही। तैलप द्वितीय से पहले के शासक, तैलप द्वितीय से भी पहले शासक थे, लेकिन वे राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत हुआ करते थे। तो तैलप द्वितीय से पहले के शासक कौन कौन थे? कीर्ति वर्मन तृतीय, जिसे कीर्ति वर्मा तृतीय भी कहते हैं। कीर्ति वर्मा या कीर्ति वर्मन तृतीय, तैलप प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज, अय्यण प्रथम, विक्रमादित्य चतुर्थ, ये सभी स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि राष्ट्रकूटों के सामंत थे। याद रखेंगे कि तैलप द्वितीय से जो पहले के शासक थे, वे कीर्ति वर्मन तृतीय या कीर्ति वर्मा तृतीय, तैलप प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज, अय्यण प्रथम तथा विक्रमादित्य चतुर्थ, ये सभी स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। इसीलिए इस वंश का मुख्य शासक कौन माना जाता है? संस्थापक तो तैलप द्वितीय। इस कल्याणी के चालुक्य वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो दो चीजों से, अभिलेख से और साहित्य से। ये हमने वेंगी के चालुक्यों और बादामी के चालुक्यों में भी बताया है कि इन सभी की जानकारी भी इसी दो चीजों से मिलती है, अभिलेखों और साहित्यों के द्वारा। तो कल्याणी के चालुक्य के बारे में कौन कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो पहला चिपलून अभिलेख सत्याश्रय के द्वारा लिखा गया, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से प्राप्त, किसी साधु को दान देने का उल्लेख। तो पहली जानकारी एक अभिलेख से मिलती है, जिसका नाम था चिपलून अभिलेख। यह सत्याश्रय के द्वारा लिखा गया था और यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी से प्राप्त हुई थी। और इस अभिलेख में किसी साधु को दान देने का उल्लेख किया गया है। तो पहला अभिलेख कौन था? चिपलून अभिलेख, जो सत्याश्रय के द्वारा लिखा गया था और यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी से प्राप्त हुआ था। इसमें किसी साधु को दान देने का उल्लेख किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है नीलगुंड अभिलेख। इसमें कल्याणी के चालुक्य का प्रारंभिक इतिहास लिखा गया है।
तो नीलकुंड अभिलेख में कल्याणी के चालुक्य का प्रारंभिक इतिहास वर्णन है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, कौथम अभिलेख। कौथम अभिलेख यह विक्रमादित्य पंचम के द्वारा लिखा गया था और विक्रमादित्य के पंचम के शासन काल का उल्लेख है। तो याद रखेंगे यह जो कौथम अभिलेख था यह विक्रमादित्य पंचम के द्वारा लिखा गया था और इसमें विक्रमादित्य पंचम के शासन काल की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। चौथा है तेरदाल अभिलेख, यह भी इंपॉर्टेंट है। तेरदाल अभिलेख, यह तेरदाल अभिलेख विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। और कल्याणी के चालुक्यों के उत्पत्ति के बारे में वर्णन है। तो यह जो तेरदाल अभिलेख है इसमें विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा यह लिखा गया और इसमें कल्याणी के चालुक्यों के उत्पत्ति के बारे में वर्णन लिखा गया है, याद रखेंगे। तो कल्याणी के चालुक्यों के उत्पत्ति के बारे में वर्णन किसमें लिखा गया है? तो तेरदाल अभिलेख में। इसे किसने लिखा? तो विक्रमादित्य षष्ठ ने, विक्रमादित्य 6। इसके बाद साहित्य, कौन कौन से साहित्य से जानकारी मिलती है? तो पहला है विक्रमांक देव चरित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्हन के द्वारा लिखा गया है। बिल्हन के द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित से हमें कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रमांक देव चरित यह बिल्हन के द्वारा लिखा गया था। दूसरा गदा युद्ध ग्रंथ, यह रन्ना के द्वारा लिखा गया था, रन्ना द्वारा रचित सत्याश्रय के शासन काल की जानकारी। इसमें सत्याश्रय के शासन काल की जानकारी मिलती है और यह महत्वपूर्ण कवि रन्ना के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रन्ना के द्वारा। इसमें सत्याश्रय के शासन काल की जानकारी मिलती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वह है मिताक्षरा, जो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित क्या नाम था? तो मिताक्षरा। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। और चौथा इंपॉर्टेंट है प्रबंध चिंतामणि, जो मेरु तुंग के द्वारा रचित किया गया था। इसमें कल्याणी के चालुक्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। तो चौथा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका नाम है प्रबंध चिंतामणि और यह मेरु तुंग के द्वारा लिखा गया था, जो कि तालक द्वितीय का दरबारी कवि हुआ था और दरबारी कवि था और इसमें कल्याणी के चालुक्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यह तो था ऐतिहासिक स्रोत कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में जानने के लिए। अब हम लोग इसके शासकों पर आते हैं। तो कई शासक हुए, तो हम लोग सबसे प्रारंभिक शासक मानते हैं तालक द्वितीय को, क्योंकि इसके पहले के जो शासक थे जैसे कि कीर्तिवर्मन तृतीय, तालक प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज, अय्यर प्रथम और विक्रमादित्य चतुर्थ, ये सभी सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूटों के और राष्ट्रकूटों के अधीन ये काम करते थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो चलिए हम लोग पहले शासकों के बारे में देख लेते हैं। इसका जो स्थापत्य करता था, सबसे पहला शासक वह तालक द्वितीय था, जो 973 से 997 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अगला शासक बना सत्याश्रय, 997 से 1006 ईस्वी तक। उसके बाद अगला शासक बना विक्रमादित्य पंचम, जो 1006 से 1015 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद बना जयसिंह द्वितीय, 1015 से 1043 ईस्वी तक। अगला शासक बना सोमेश्वर प्रथम। इसी सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? तो कल्याणी, इसे कल्याणपुर कहते हैं। यह 1043 से 1068 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सोमेश्वर द्वितीय 1068 से 1076 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद विक्रमादित्य षष्ठ, सबसे इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य 6 1076 से 1126 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद सोमेश्वर तृतीय
जो 1126 से 1138 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद जगदेकमल द्वितीय, जगदेकमल द्वितीय, तो जगदेकमल द्वितीय 1138 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तैलप तृतीय 1155 से 1163 ईस्वी तक। उसके बाद फिर जगदेकमल तृतीय 1163 से 1183 ईस्वी, और अंतिम शासक था सोमेश्वर चतुर्थ जो 1184 से 1200 ईस्वी तक शासन किया। याद रखेंगे। तो ये तो थे शासक। अब हम लोग बारी बारी से सभी शासकों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तैलप द्वितीय। नीलगुंड अभिलेख के अनुसार, नीलगुंड अभिलेख के अनुसार अय्यन प्रथम के द्वारा राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह कर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया गया। ठीक उसी प्रकार विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा कलचुरी शासक के राजा जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, उसकी पुत्री बोंथा देवी से विवाह किया गया। और तैलप द्वितीय उसी विक्रमादित्य चतुर्थ और बोंथा देवी का पुत्र था। अर्थात जो तैलप द्वितीय था उसके पिता का नाम क्या था? तो विक्रमादित्य चतुर्थ, और माता का नाम क्या था? तो बोंथा देवी। याद रखेंगे कि नीलकुंड अभिलेख क्या कहता है कि अय्यन प्रथम राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। उसी प्रकार से विक्रमादित्य चतुर्थ ने कलचुरी राजवंश के राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री बोंथा देवी से भी विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। और इसी विक्रमादित्य चतुर्थ और बोंथा देवी से इस तैलप द्वितीय का जन्म होता है। याद रखेंगे कि यह किससे पता चलता है? तो नीलगुंड अभिलेख से। तो नीलगुंड अभिलेख के अनुसार अय्यन प्रथम के द्वारा राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह कर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया गया। ठीक उसी प्रकार विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा कलचुरी राजवंश के राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री बोंथा देवी से भी विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत किया गया। और तैलप द्वितीय उसी विक्रमादित्य चतुर्थ और बोंथा देवी का पुत्र था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना। याद रखेंगे कि तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी और अश्वमल की उपाधि के साथ। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो अश्वमल की उपाधि धारण की। तो अश्वमल की उपाधि को धारण करके इस तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। याद रखेंगे कौन सी उपाधि? तो अश्वमल की उपाधि धारण करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। किसने? तैलप द्वितीय ने। राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय का सामंत। इसके समकालीन राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी खोटिक अमोघ वर्ष और कर्क द्वितीय दोनों ही अयोग्य एवं निर्बल शासक थे। इसी का फायदा उठाकर तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय की हत्या करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय का यह सामंत हुआ करता था। कौन? तैलप द्वितीय। और इसके समकालीन उस समय राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे? तो कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी खोटिक अमोघ वर्ष और कर्क द्वितीय। और ये दोनों ही निर्बल एवं अयोग्य शासक थे। तो इसी का फायदा उठाकर तैलप द्वितीय, जो कि कर्क द्वितीय का सामंत था, इसने कर्क द्वितीय की हत्या कर दी और एक स्वतंत्र कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। तो याद रखेंगे यह जो तैलप द्वितीय था राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय का क्या था? तो एक सामंत था। और इसके समकालीन अर्थात इसके समय कौन कौन से राष्ट्रकूट वंश के शासक थे? चूंकि यह कर्क द्वितीय का शासक, कर्क द्वितीय का सामंत था, तो खोटिक अमोघ वर्ष और कर्क द्वितीय दोनों ही अयोग्य एवं निर्बल थे। तो कर्क द्वितीय की हत्या करके यह
चालुक्य वंश की, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो मान्यखेत बनाई, जो वर्तमान में मानखेड़ कहलाता है। याद रखेंगे, राजधानी मान्यखेत किसने बनाई? टैलप द्वितीय ने, जिसे मानखेड़ भी कहते हैं। इसके दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि थे मेरुतुंग, जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। तो मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचयिता इस टैलप द्वितीय के दरबारी कवि थे। परमार शासक वाकपति मुंज के साथ हुए युद्ध में 6 बार पराजय पर 7वीं बार विजय, इसका वर्णन कहां पे है? तो प्रबंध चिंतामणि में है। तो याद रखेंगे, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार यह 6 बार पराजित हुआ। किससे पराजित हुआ? तो 6 बार पराजित हुआ परमार शासक वाकपति मुंज के द्वारा, लेकिन 7वीं बार इसने विजय प्राप्त की। और इसका वर्णन कहां पे है? तो मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया प्रबंध चिंतामणि में। तो परमार शासक वाकपति मुंज के साथ हुए युद्ध में 6 बार पराजय पर 7वीं बार क्या हो गई? इसकी विजय होगी। इसका वर्णन प्रबंध चिंतामणि में लिखा हुआ है। तो ये तो था हमारा ये कल्याणी का चालुक्य वंश। अब हम लोग इसके अन्य शासकों को देखेंगे और इसके बाद इसके संबंधित कुछ और फैक्ट को देखेंगे। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। वेलकम बैक अगेन। तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग कल्याणी के चालुक्य वंश को कंटिन्यू करें और टैलप द्वितीय के बाद जितने सारे शासक हैं तो उनको हम लोग देखें। तो टैलप द्वितीय के बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था सत्याश्रय। तो टैलप द्वितीय के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम क्या था? सत्याश्रय। सत्याश्रय टैलप द्वितीय की मृत्यु के बाद, यह सत्याश्रय टैलप द्वितीय का ही क्या था? तो पुत्र था। टैलप द्वितीय की मृत्यु के बाद अगला शासक नियुक्त होता है कब? 997 ईस्वी में। यह अपने पिता के समान ही पराक्रमी था। तो जो सत्याश्रय था टैलप द्वितीय का पुत्र था और 997 ईस्वी में टैलप द्वितीय की मृत्यु के बाद वह अगला शासक बनता है कल्याणी के चालुक्य वंश का, सत्याश्रय। याद रखेंगे कि टैलप द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 997 ईस्वी में, और सत्याश्रय उसी टैलप द्वितीय का पुत्र था। और उसके मृत्यु के बाद यह अगला उत्तराधिकारी बना और पिता के समान ही यह क्या था? सत्याश्रय पराक्रमी था। इसके समय 998 ईस्वी में पहली बार महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। तो ईरानी शासक अफगानी जो था महमूद गजनवी 998 ईस्वी में पहली बार इसी सत्याश्रय कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन काल में भारत पर क्या करता है? तो आक्रमण करता है। तो 998 ईस्वी में इसी सत्याश्रय के शासन काल में महमूद गजनवी का पहली बार आक्रमण होता है 998 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। कोंकण के शिलाहार वंशी शासक अपराजित एवं गुर्जर नरेश चामुंडराज पर विजय। तो यह सत्याश्रय शिलाहार वंश के शासक अपराजित और गुर्जर नरेश अर्थात गुर्जर वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक चामुंडराज पर विजय प्राप्त करता है। अर्थात कोंकण के शिलाहार वंशी शासक अपराजित और गुर्जर नरेश चामुंडराज को सत्याश्रय क्या करता है? तो पराजित करता है। याद रखेंगे 1006 ईस्वी बेगी पर आक्रमण, बेगी शासकों की पराजय एवं बेगी की अधीनता स्वीकार। बेगी कल्याणी के चालुक्यों के अधीन हो गया। तो याद रखेंगे
कि 1006 ईस्वी में सत्याश्रय बेंगी के चालुक्यों पर क्या करता है, आक्रमण करता है और बेंगी के शासकों को वह पराजित करता है और बेंगी कल्याणी के चालुक्यों के अधीन हो जाता है। अर्थात जो बेंगी के चालुक्य थे वे अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, किसके अधीन, तो सत्याश्रय अर्थात कल्याणी के चालुक्यों के अधीन। तो 1006 ईस्वी में सत्याश्रय बेंगी पर आक्रमण करता है। इसमें बेंगी के शासकों की पराजय होती है एवं बेंगी की अधीनता स्वीकार हो जाती है, किसके अधीन, तो कल्याणी के चालुक्यों के अधीन, सत्याश्रय के अधीन, और बेंगी कल्याणी के अधीन स्वीकार हो जाता है। इसके प्रमुख शत्रु कौन थे, तो चोल शासक राजराज प्रथम। तो इसका जो सत्याश्रय का प्रमुख शत्रु था वह राजराज प्रथम था और इसी के शासन काल में जयसिंह द्वितीय ने राजराज चोल पर आक्रमण किया था। तो इसका प्रमुख शत्रु था राजराज प्रथम, जो क्या था, एक चोल वंश का शासक था। राजराज प्रथम बहुत ही ताकतवर शासक था। हालांकि राजेंद्र प्रथम जो था इसको बचाया था, जो कि बेहद ही शक्तिशाली शासक था, चोल वंश का। इसके बाद इसका अगला उत्तराधिकारी बनता है विक्रमादित्य पंचम, जो कि सत्याश्रय का क्या था, भतीजा था। क्योंकि सत्याश्रय का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो सत्याश्रय के बाद इस अगला उत्तराधिकारी बनता है इसके भाई दस बर्मन या दस वर्मा का पुत्र, जिसका नाम था विक्रमादित्य पंचम। तो विक्रमादित्य पंचम अगला उत्तराधिकारी बनता है। अपना कोई पुत्र नहीं था सत्याश्रय को, सत्याश्रय का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसी कारण अगला उत्तराधिकारी सत्याश्रय का भतीजा एवं सत्याश्रय का भाई दस वर्मा अर्थात दस वर्मा का पुत्र विक्रमादित्य पंचम बना। कब, 1006 ईस्वी में। तो 1006 ईस्वी में जब सत्याश्रय की मृत्यु हो जाती है, तो सत्याश्रय का इसका कोई पुत्र नहीं था, तो इसके मृत्यु के बाद इसका भतीजा जिसका नाम था विक्रमादित्य पंचम, जो कि दस वर्मा का बेटा था, अर्थात दस वर्मा किसका भाई था, तो सत्याश्रय का भाई था। तो सत्याश्रय का भाई दस वर्मा का पुत्र विक्रमादित्य पंचम अगला उत्तराधिकारी बनता है, अर्थात सत्याश्रय का भतीजा था विक्रमादित्य पंचम। कब, 1006 ईस्वी में, जब सत्याश्रय की मृत्यु हो जाती है। कैंथोन अभिलेख के अनुसार यशस्वी तथा दानशील शासक, तो यह जो विक्रमादित्य पंचम था उसे कैंथोन अभिलेख में क्या कहा गया है, वह काफी यशस्वी और दानशील शासक था। याद रखेंगे, कैंथोन अभिलेख में विक्रमादित्य पंचम के बारे में लिखा गया है कि वह काफी दानशील एवं क्या था, तो यशस्वी शासक था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, दानशील एवं यशस्वी शासक कौन, तो विक्रमादित्य पंचम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है जो एक शासक था, महान कल्याणी के चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था। हालांकि उतना तो महान नहीं था जितना कि जो विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य षष्ठ था, लेकिन यह भी एक महान शासक था, जयसिंह द्वितीय। तो अगला शासक बनता है जयसिंह द्वितीय। 1015 ईस्वी में अपने भाई विक्रमादित्य पंचम की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है। तो 1015 ईस्वी में विक्रमादित्य पंचम की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद उसका भाई जयसिंह द्वितीय अगला शासक नियुक्त होता है। किसका, तो कल्याणी के चालुक्य वंश का। यह विक्रमादित्य पंचम का क्या था, तो भाई था। याद रखेंगे। 1020 ईस्वी में परमार शासक राजा भोज द्वारा जयसिंह द्वितीय पर आक्रमण कर लाट एवं कोंकण पर कब्जा। बाद में जयसिंह द्वितीय द्वारा राजा भोज को पराजित कर पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा। युद्ध में सफलता का श्रेय जयसिंह द्वितीय के सेनापति चावड़ रस, चट्टू कदम्ब और
कुंदम रस को दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि 1020 ईस्वी में परमार वंश का महान शासक राजा भोज जयसिंह द्वितीय पर आक्रमण करता है और लाट एवं कोंकण पर क्या कर लेता है, तो कब्जा कर लेता है। तो 1020 ईस्वी में परमार शासक राजा भोज, जो कि सबसे महान शासक था परमार वंश का, तो वह क्या करता है कि कब्जा कर लेता है। किस पे कब्जा कर लेता है, तो कोंकण एवं लाट पर कब्जा कर लेता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कोंकण एवं लाट पर क्या कर लेता है, तो कब्जा कर लेता है। और इसके बाद में जयसिंह राजा भोज को पराजित करता है और पुनः इन क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। इस युद्ध में सफलता का श्रेय जयसिंह द्वितीय के सेनापति चावल रस, चट्टुक कदम्ब और कुंदम रस को दिया जाता है। तीनों ने काफी भीषण युद्ध किया था। तो इन तीनों सेनापतियों के वजह से ही जयसिंह ने राजा भोज को पराजित किया था। तो 1020 ईस्वी में परमार शासक राजा भोज द्वारा जयसिंह द्वितीय पर आक्रमण कर लाट एवं कोंकण पर कब्जा, बाद में जयसिंह द्वितीय द्वारा राजा भोज को पराजित कर पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। और इस युद्ध में सफलता का श्रेय जयसिंह द्वितीय के सेनापति चावल रस, चटुक कदम्ब और कुंदम रस को दिया जाता है। याद रखेंगे। इसे कौन कौन सी उपाधि मिली थी, तो इसे जगदेकमल की उपाधि मिली थी। याद रखेंगे, जगदेकमल। इसी कारण जगदेकमल प्रथम के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो इसे जगदेकमल की उपाधि मिली थी, इसी कारण इसे जगदेकमल प्रथम कहा जाता है। जगदेकमल प्रथम, याद रखेंगे। इसका अन्य नाम क्या था, इसका अन्य नाम था मल्लिका मोद और सिंहदेव। तो जयसिंह द्वितीय का अन्य नाम था क्या, मल्लिका मोद और सिंहदेव। मल्लिका मोद और सिंहदेव। 1019 ईस्वी, महत्वपूर्ण घटना है। 1019 ईस्वी विमलादित्य, जो कि बेंगी का चालुक्य शासक था, की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर विवाद प्रारंभ। विमलादित्य और चोल राजकुमारी कुंदय देवी का पुत्र राजराज प्रथम और उसका सौतेला भाई विष्णुवर्धन विजयादित्य सप्तम दोनों गद्दी को उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। बेंगी के सिंहासन पर राजराज प्रथम के स्थान पर अपने व्यक्ति को अर्थात विजयादित्य सप्तम को आसीन कराने एवं विजित प्रदेशों को चोलों से फिर लेने के उद्देश्य से राजराज प्रथम पर आक्रमण करता है। कौन, तो जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय क्या हो जाता है, विजय हो जाता है, जीत जाता है। सेनापतियों का इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जयसिंह का वेंगी समेत रायचूर और तुंगभद्रा नदी के पार वेल्लगिरी, तुंगभद्रा नदी के पार वेल्लारी तथा गंगवाड़ी पर कब्जा, विजयादित्य सप्तम बेंगी का शासक नियुक्त। तो देखिए क्या होता है, 1019 ईस्वी में बेंगी का चालुक्य शासक विमलादित्य की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उस जगह पर उत्तराधिकारी बनने के लिए विवाद प्रारंभ हो जाता है। तो विमलादित्य ने चोल राजकुमारी कुंदवय देवी से विवाह किया था। तो विमलादित्य और चोल राजकुमारी कुंदवय देवी का पुत्र था राजराज प्रथम, चोल शासक राजराज प्रथम, और उसका सौतेला भाई था विष्णुवर्धन विजयादित्य सप्तम। तो इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी बनने को लेकर युद्ध विवाद प्रारंभ हो गया। ये दोनों उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन वेंगी के सिंहासन पर राजराज प्रथम के स्थान पर जयसिंह द्वितीय अपने व्यक्ति अर्थात विष्णुवर्धन विजयादित्य सप्तम को बैठाना चाहता था, आसीन कराना चाहता था, और साथ ही साथ अपने जो चोलों के द्वारा विजित प्रदेश था, जो चालुक्य वंश के विजित प्रदेशों को
या फिर बेंगी के विजित प्रदेशों को जो चोलों ने जीता था, तो उसे जयसिंह द्वितीय वापस लेना चाहता था। तो इस उद्देश्य से भी राजराज प्रथम पर यह आक्रमण कर देता है। कौन? तो जयसिंह द्वितीय। और इसमें जयसिंह द्वितीय जीत जाता है और इस युद्ध में भी सेनापतियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जयसिंह द्वितीय का वेंगी समेत रायचूर और तुंगभद्रा नदी के पार बेल्लारी और गंगवाड़ी पर कब्जा हो जाता है और विजयादित्य सप्तम वेंगी का शासक नियुक्त हो जाता है। तो 2 से 3 वर्ष तक यह वेंगी का शासक रहता है, लेकिन राजेंद्र चोल के द्वारा फिर 1020 से 1021 ईस्वी में पराजित करने के बाद फिर वापस चोलों को यह क्षेत्र मिल जाता है। तो 1020 से 1021 ईस्वी में, तो याद रखेंगे कि 1019 ईस्वी विमलादित्य जो कि वेंगी का चालुक्य शासक था की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर विवाद प्रारंभ। विमलादित्य और चोल राजकुमारी कुंदमय देवी का पुत्र राजराज प्रथम और उसका सौतेला भाई विष्णुवर्धन विजयादित्य सप्तम दोनों गद्दी का उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन वेंगी के सिंहासन पर राजराज प्रथम के स्थान पर अपने व्यक्ति को आसीन कराने एवं विजित प्रदेशों को चोलों से फिर लेने के उद्देश्य से यह जो जयसिंह द्वितीय है राजराज प्रथम पर आक्रमण करता है और जयसिंह द्वितीय जीत जाता है। और इस युद्ध में सेनापतियों का जो उसके 3 सेनापति थे, चावल रस, चटुक कदम्ब और पुदम रस, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और एक बार फिर से कौन वेंगी का शासक बनता है? तो विजयादित्य सप्तम जो है वेंगी का शासक बनता है। और इस युद्ध में जयसिंह वेंगी समेत रायचूर और तुंगभद्रा नदी के पार बेल्लारी और गंगवाड़ी पर कब्जा कर लेता है। 1020 से 1021 ईस्वी में चोल शासक राजेंद्र चोल का आक्रमण होता है। कहां पे? मेस्की, जिसे मुसंगी कहते थे, मस्की या मुसंगी, मस्की के क्षेत्र में, जिसे उस समय मुसंगी कहते थे, में घमासान युद्ध हुआ। जयसिंह द्वितीय पराजित हो गया। जयसिंह द्वितीय के द्वारा राजराज प्रथम को पराजित कर विजित समस्त क्षेत्रों पर फिर से चोलों का क्या हो गया? कब्जा हो गया। जयसिंह द्वितीय क्या हो गया? भाग गया तथा तुंगभद्रा नदी चोल एवं कल्याणी के चालुक्य वंश की सीमा बन गई। 1022 ईस्वी में राजराज प्रथम वेंगी का शासक फिर से नियुक्त हो गया। तो 1020 से 1021 ईस्वी के बीच चोल शासक राजेंद्र चोल ने जयसिंह द्वितीय पर आक्रमण किया और मस्की जो उस समय मुसंगी कहा जाता था, वहां पर इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयसिंह द्वितीय पराजित हो गया और जयसिंह द्वितीय के द्वारा राजराज प्रथम के साथ हुए युद्ध में जो क्षेत्र जयसिंह द्वितीय ने जीता था, जैसे कि गंगवाड़ी, बेल्लारी, रायचूर, वेंगी, ये सभी क्षेत्र किसके अधीन हो गए? तो चोलों के अधीन हो गए। और सीमा कौन बन गई? तो तुंगभद्रा नदी चोल वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश की सीमा बन गई कि एक तरफ का जो तुंगभद्रा नदी था उसके एक तरफ का शासन चोल और दूसरे तरफ का शासन कल्याणी के चालुक्य वंश बने, याद रखेंगे। और इसके बाद 1022 ईस्वी में राजराज प्रथम वेंगी का शासक नियुक्त हो गया, याद रखेंगे। उपराजधानी का निर्माण, तो इस जयसिंह द्वितीय ने 3 उपराजधानियां बनाई थी। मान्यखेड़ राजधानी के अतिरिक्त इसने 3 उपराजधानी बनाई थी। ऐतगिरी, कोल्ली पाके होटल केरे और घट दकेरे, तो 3 इसकी उपराजधानी थी जयसिंह द्वितीय की। पहला ऐतगिरी, दूसरा कोल्ली पाके होटल केरे और तीसरा जो था घट दकेरे, याद रखेंगे। ऐतगिरी, कोल्ली पाके होटल केरे और तीसरा घट दकेरे। इसके प्रमुख दरबारी सामंत थे कुंदम रस, उसके बाद षष्ठदेव कदम्ब, नालंब पल्लव उदयादित्य, खेरस हैहय
और नागादित्य। तो इसके प्रमुख दरबारी सामंत कौन कौन से थे जयसिंह द्वितीय के? तो कुंदमरस, षष्ठदेव कदम, नालंब पल्लव उदयादित्य और खेरस है और नागादित्य। याद रखेंगे कि कौन कौन से दरबारी सामंत थे जयसिंह द्वितीय के? कुंदमरस, षष्ठदेव कदम, नालंब पल्लव उदयादित्य, खेरस है और नागादित्य। इसकी बहन का नाम था अक्का देवी। पति मयूर वर्मन के साथ बबासी, बेलबोल और पुल्लेरी पर राज्य। तो याद रखेंगे कि जयसिंह द्वितीय की बहन का नाम था अक्का देवी और यह अपने पति मयूर वर्मन के साथ बबासी, बेलबोल और पुल्लेरी पर राज्य करती थी। याद रखेंगे कहां कहां? पति मयूर वर्मन के साथ बबासी, बेलबोल और पुल्लेरी पर राज्य करती थी। कौन? तो अक्का देवी जो जयसिंह द्वितीय की बहन थी। इसकी पत्नी का नाम था, इसकी दो पत्नियां थी जयसिंह द्वितीय की। एक का नाम था सुकल देवी, अपने सैव पति को जैन बनाया, और दूसरी पत्नी का नाम था नोलंब राजकुमारी हेमल देवी। याद रखेंगे तो इसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुगल देवी जिसने अपने शैव पति अर्थात उसका जो पति था वह शैव धर्म का अनुयायी था, उसको उसने जैन बना दिया। और दूसरी पत्नी नोलंब राजकुमारी हेमल देवी थी। याद रखेंगे तो कौन कौन पत्नी थी? सुगल देवी जिसने अपने शैव धर्म के अनुयायी पति को जैन धर्म में परिवर्तित कर दिया, जबकि दूसरी पत्नी जो थी नोलंब राजकुमारी हेमल देवी थी। इसकी पुत्री का नाम था हेमा या आबल देवी। इसका विवाह भिल्लम तृतीय से हुआ था। तो याद रखेंगे कि जयसिंह द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? हेमा उर्फ अव्वल देवी, जिसका विवाह भिल्लम तृतीय से हुआ था। हेमा उर्फ अव्वल देवी जिसका विवाह भिल्लम तृतीय से हुआ था। सोने के सिक्कों का दो शैलियों में प्रचलन। तो जयसिंह द्वितीय ने सोने के सिक्कों का दो शैलियों में प्रचलन किया। याद रखेंगे कि जयसिंह द्वितीय ने सोने के सिक्कों का दो शैलियों में प्रचलन किया। एक अभिलेख के अनुसार जयसिंह द्वितीय ने धर्म बोलल के 16 सेठियों को छत्र, चामर और शासन देकर सम्मानित किया। तो याद रखेंगे कि एक अभिलेख के अनुसार जयसिंह द्वितीय ने धर्म बोलल के 16 सेठियों को छत्र, चामर और शासन देकर सम्मानित किया। इसके दरबारी कवि थे पार्श्वनाथ चरित तथा यशोधर चरित्र के लेखक जैन विद्वान वादीराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट कि जो दरबारी कवि थे जयसिंह द्वितीय के वे पार्श्वनाथ चरित और यशोधर चरित्र के लेखक जैन विद्वान वादीराज। याद रखेंगे कि जयसिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे पार्श्वनाथ चरित और यशोधर चरित्र के लेखक जैन विद्वान वादीराज। जयसिंह द्वितीय के मंत्री दुर्ग सिंह के द्वारा कन्नड़ में पंचतंत्र के नाम के एक चंपू, चंपू का मतलब होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रहते हैं, तो एक चंपू का निर्माण। याद रखेंगे कि जयसिंह द्वितीय के मंत्री दुर्ग सिंह के द्वारा कन्नड़ में पंचतंत्र नाम के एक चंपू को क्या किया गया? लिखा गया। चंपू जो गद्य और पद्य का क्या है? तो मिश्रण है। याद रखेंगे अभिलेखों के अनुसार जयसिंह द्वितीय का शासनकाल शांति का शासनकाल। जयसिंह के शासन के अंतिम 20 वर्ष में युद्धों का कोई उल्लेखनीय युद्ध नहीं। तो याद रखेंगे अभिलेखों के अनुसार जयसिंह द्वितीय का जो शासनकाल था वह शांति का शासनकाल कहा जाता है, क्योंकि जयसिंह के शासन के अंतिम 20 वर्षों में कोई उल्लेखनीय युद्ध नहीं हुआ था। याद रखेंगे कि अभिलेखों के अनुसार जयसिंह द्वितीय के शासनकाल को शांति का शासनकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके शासन के अंतिम 20 वर्षों में कोई उल्लेखनीय युद्ध नहीं हुआ था। और इसका मंत्री कौन था? दुर्ग सिंह
जिसके द्वारा कन्नड़ में पंचतंत्र नाम का एक चंपू लिखा गया था। याद रखेंगे, चंपू मतलब इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, अर्थात कविता और कहानी दोनों लिखा हुआ होता है। तो ये तो था हमारा पश्चिम के चालुक्य वंश अर्थात कल्याणी का चालुक्य वंश, जो मान्यखेत कर्नाटक, जिसे बसव कल्याण कहते हैं, कर्नाटक के इलाके में पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने शासकों को देखा और इसके प्रारंभिक इतिहास को देखा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अन्य शासकों और कुछ अन्य फैक्ट को लेकर। तो याद रखेंगे, इसका एक नोट्स जब भी बनाएंगे तो तीनों को अलग अलग करके, क्योंकि तीनों वंश अलग अलग है, और एक सुन के और देख के कोऑर्डिनेशन बना के एक अच्छा नोट्स बनाएं ताकि मेंस राइटिंग में इसमें काफी मदद मिले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। एक स्क्रीनशॉट लें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक